नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और निफ्टी 50 17,000 के जस्ट ऊपर क्लोज हुआ है। 0.4% की गिरावट फ्राइडे के दिन हुई है। वीकली हाई और लो के बीच में 700 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी हुई और इस अच्छी खासी वॉलेटिलिटी में 1.03% के पॉजिटिव रिटर्न्स निफ्टी ने बना कर दिए हैं। FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करें तो FIIs लगातार माल बेचते जा रहे हैं, लेकिन उनका सेलिंग फिगर कम होता हुआ नजर आया। पिछले 3 दिनों से 1000 करोड़ से कम की सेलिंग कर रहे हैं। और DIIs के बारे में बात करें तो वो कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को उन्होंने भी सेलिंग की है। 43 करोड़ की सेलिंग नजर आती है। ऑफ कोर्स ये कोई बड़ा फिगर नहीं है, DIIs के हिसाब से ये छोटा फिगर है, लेकिन अब तक FIIs माल बेच रहे थे तो इतनी गिरावट हो गई। तो हम सोच सकते हैं कि अगर DIIs भी माल बेचते हैं तो कितनी गिरावट हो सकती है। माल बेचना छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, ऐसे 40-50 करोड़ के फिगर आना शुरू कर दिए, तो भी यहाँ पर मार्केट में आपको और भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक दिन से पता नहीं लगा सकते कि DIIs का सेल करने ही वाले हैं। हमें 1-2 दिन और देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं या फिर वापस बाइंग करना शुरू कर देंगे। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में एक हमें बहुत ही बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद प्राइस फिलहाल हमें स्टेबलाइज होता हुआ नजर आता है, कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर 5600 का लेवल टूटता है तो एक अच्छी तेजी यहां पर दिखाई पड़ सकती है। 6000 के लेवल्स और 6500 के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज को क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल भी चाहिए और ऑफकोर्स ओवरऑल इकोनॉमी को क्रूड ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। और जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं जैसे कि एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो कि क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उनके मार्जिन्स पर इंपैक्ट आ जाएगा। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में आप देख पाएंगे कि वीकनेस नजर आती है और अगर 280 का लेवल टूटता है तो और भी ज़्यादा वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक्चुअली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि IGL, MGL, गुजरात गैस, इनके लिए अच्छी बात हो जाएगी। ये स्टॉक्स वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका रीज़न यही था कि तेज़ी बहुत आ गई थी नेचुरल गैस में, तो मार्जिन्स पर इंपैक्ट आ गया। अब वापस नेचुरल गैस नीचे आ चुका है, तो मार्जिन्स वापस आपको स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। गोल्ड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे गोल्ड में अक्टूबर से तेजी देखने को मिली। 46,000 के लेवल से हमें ये 49,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन वापस गिरावट हो गई और फिलहाल ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अगर गोल्ड ऊपर जाता है उसका मतलब है कि लोग अभी इक्विटी से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इक्विटी नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, ये सबको पता ही है। तो गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स इक्विटी में आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है और ये जो प्रेशर चल रहा है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो हमारे लिए फिलहाल ये अच्छी बात है कि गोल्ड में कुछ खास तेजी नहीं है और गिरावट भी यहां पर नहीं हो रही है। US डॉलर इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अच्छी खासी वीकनेस आ गई है डॉलर में, तो ये पॉजिटिव बात है। अगर ये और ऊपर जाता है तो सीरियसली यहाँ पर हमें इक्विटी में और भी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अभी तो निफ्टी फिर 8-10% नीचे आया है, लेकिन और ज़्यादा 8-10% गिरता हुआ भी नज़र आ सकता था। तो फिलहाल के लिए सिचुएशन हमें अंडर कंट्रोल नज़र आती है, 75 की रेंज में आ चुका है, तो ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक हमें क्या इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो मंडे को बैंक ऑफ जापान का फर्दर डिटेल्स आने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी जो मीटिंग की उसमें बता दिया है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट वो -0.1% रखेंगे और 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है अराउंड 0% रखने वाले हैं, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल्स हमें मंडे को पता चलेगी। कोई मेजर इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को सुप्रिया लाइफ साइंस का IPO लिस्ट होने वाला है, तो ओवरऑल मार्केट के लिए कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, कोई मेजर इवेंट नहीं है। वेडनेसडे को अमेरिका में जो क्रूड ऑयल का स्टॉक्स है उसमें क्या चेंज हुआ है, 4.72 मिलियन बैरल्स हो चुका था, तो अब ये क्या चेंज होता है ये हमें पता चलने वाला है December 29 यानी कि वेडनेसडे को, लेकिन ये भी कोई बड़ा इवेंट नहीं है। थर्सडे को US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, पता चलेगा कि ये डेटा कैसे आया है। जनरली कई बार ऐसा हुआ है कि ये डेटा की वजह से US मार्केट बहुत ज़्यादा वायलेंटली मूव करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट्स पे सिमिलर हमें मूवमेंट नज़र आता है। तो ये एक इवेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल हमेशा के लिए ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी शायद नॉन इवेंट की तरह आपको नज़र आ सकता है। फ्राइडे के दिन फिस्कल डेफिसिट का डेटा आने वाला है। 5.47 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है, जो कि श्रिंक हो गया है 9.53 लाख करोड़ से। तो यहाँ पर भी
कोई खास मेजर इवेंट हमें नज़र नहीं आता। तो अगले हफ्ते के लिए कोई ऐसी मेजर इवेंट नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला सकते हैं, लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट और ये जो यूएस जॉबलेस क्लेम का डेटा है उस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। कई बार वो जॉबलेस क्लेम डेटा की वजह से मार्केट ने वायलेंटली मूव किया है। बाकी तो ये जो बूस्टर डोज अनाउंस किया है, चिल्ड्रन के लिए जो कोविड वैक्सीन अनाउंस की है, उसका क्या इंपैक्ट आता है ये मार्केट में देखना पड़ेगा। और अभी मेजरली मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो अर्निंग्स की वजह से आएगा। दिसंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जनवरी से आपको रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे, अर्निंग्स आते हुए नजर आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का मार्केट का सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा। तो मेजर इवेंट अभी अर्निंग्स पर फोकस हो जाएगा। निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए नजर आए हैं। इसके जो हाइज है कंटिन्यूसली नीचे शिफ्ट हो रहे हैं और लोज भी कंटिन्यूसली नीचे शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो इसका ट्रेंड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपर साइड के बारे में बात करें तो ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर है, मार्केट में तेजी आ सकती है, 17,200 17,300 के लेवल्स अचीव हो सकते हैं, लेकिन यहां से फ्रेश सेलिंग आपको नजर आ सकती है। एक्चुअली तो 17,000 ये जो जोन है यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, हम नकार नहीं सकते, लेकिन अभी भी निफ्टी के पास 200 पॉइंट की स्पेस नज़र आती है। तो उतनी तेज़ी आती है तो भी हमें यहाँ पर ट्रेंड को पॉजिटिव नहीं समझना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक यहाँ पर ये चैनल टूट नहीं जाता, जब तक ये ट्रेंड नहीं टूट जाता, तब तक ज़्यादा बुलिश यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब तक यहाँ पर नेगेटिव साइड पर ही आपको बायस रखना चाहिए और उसी प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिंग के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अच्छा समय चल रहा है, 8-10% निफ्टी गिर चुका है। आप निफ्टी 20 खरीदना चाहे, कोई म्यूचुअल फंड खरीदना चाहे, एसआईपी टॉपअप करना चाहे, तो ये अच्छा समय चल रहा है, आप टॉपअप कर सकते हैं। निफ्टी का वीकली व्यू एक बार देख लेते हैं। वीकली में हमें क्या नजर आता है, वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि ओवरऑल ट्रेंड यहां पर भी ऑफकोर्स थोड़ा सा वीक नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो अभी तो मार्केट बुलिश चल रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आया और पिछले कुछ टाइम से ये हमें साइडवेज होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर हमें क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी के 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ही रेजिस्टेंस लेने के बाद स्लाइट सी गिरावट देखने को मिली। तो ये दर्शाता है कि स्लाइट वीकनेस तो है, लेकिन ये पूरी जो कैंडल है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप देख पाएंगे नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें नजर आई है, एक हैमर टाइप की कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है। तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। मार्केट का ट्रेंड वीक चल रहा है और सपोज ये ट्रेंड वीक रहता भी है, लेकिन जिस प्रकार से वीकनेस है ये एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि आप देख पाएंगे गिरावट होती है, 2 हफ्ते फिर कंसोलिडेशन होता है, अपवर्ड का मूवमेंट होता है, फिर से गिरावट होती है, फिर आपको थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट नजर आता है। तो इस प्रकार की गिरावट फिर भी ठीक है। कई बार गिरावट होती है तो इतनी भीषण गिरावट होती है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। ये देखिए कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली, बीच में कुछ बाइंग प्रेशर देखने को मिलता ही नहीं है। तो फिलहाल ये जो ट्रेंड आपको दिखाई पड़ता है ये अच्छा है, मेरे हिसाब से आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो वीक चल रहा है। सपोर्ट के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,000 और 16,200 के लेवल्स हैं, जो कि हम डेली वीडियोस में भी डिस्कस करते आए हैं। 16,200 और 16,000 के जो पूरा जोन है एक सपोर्ट की तरह में नजर आ सकता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर सिचुएशन नजर आएगी। आप देख पाएंगे ट्रेंड आपको नेगेटिव ही नजर आता है, जैसा निफ्टी 50 का चार्ट है बस उसी प्रकार का चार्ट हमें यहाँ पर भी नजर आता है। वीकनेस यहाँ पर भी हमें हावी होती हुई नजर आई है, मूविंग एवरेजेस भी आपको वीक नजर आते हैं, हालांकि वीकनेस निफ्टी 50 में थोड़ी सी ज़्यादा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर है। वीकली चार्ट पर भी हमें एक हैमर टाइप का कैंडल बनता हुआ नजर आता है, तो कंपेरेटिवली निफ्टी 50 मुझे ज़्यादा वीक नजर आता है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पर भले ही ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो इसने कोशिश की थी ऊपर जाने की, इसका जो ट्रेंड था वो तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद ये फेल हो गया और फिलहाल वापस ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन वीकनेस तो है, वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा कम है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको निफ्टी स्मॉल कैप 100 में दिखाई पड़ती है, उसके बाद निफ्टी मिड कैप में, और सबसे ज़्यादा वीक है निफ्टी 50 यानी कि लार्ज कैप स्टॉक्स। इसका रीज़न क्या है? एफआई सेलिंग कर रहे हैं, वही मेन रीज़न है मार्केट को नीचे लाने का। तो एफआई इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं तो वो लार्ज कैप में ही सेलिंग कर रहे हैं। इंडेक्स हैवीवेट में जहाँ पर उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है,
अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बैंकिंग, स्पेशली HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, कोटक बैंक, इनमें FIS की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सेलिंग करते हैं तो आपको प्रेशर देखने को मिलता है। जबकि स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं रहती है, होती है तो भी इनका जो वेटेज होता है स्मॉल कैप इंडेक्स का, मिड कैप इंडेक्स का, वो अलग होता है। लार्ज कैप में 10% का वेटेज HDFC बैंक को है, रिलायंस को है, जबकि स्मॉल कैप, मिड कैप में ऐसा नहीं होता है। 4-5% का ही वेटेज आपको मैक्सिमम जनरली यहाँ पर नजर आता है। तो इसीलिए इंडेक्स में प्रेशर आपको कम देखने को मिल रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स फिर भी मिल जाते हैं जहाँ पर ट्रेंड आपको पॉजिटिव नजर आता है। तो स्मॉल कैप के वीकली चार्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें हैमर टाइप का कैंडल बनता हुआ नजर आया, लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन ये है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड करते हैं तो फोकस फिलहाल ज़्यादा आपको स्मॉल कैप पर करना चाहिए, मिड कैप पर करना चाहिए, और लार्ज कैप में तो अवॉइड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लार्ज कैप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। 4 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 83 का PE रेशियो है, 68.52 का लास्ट रेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 8000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 6800 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका एक इंडिविजुअल वीडियो भी हमने बना दिया है, इसका ट्रेंड आप देख पाएंगे बहुत अच्छा नजर आता है। ये ट्रेंड लाइन पर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया और यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, जनरली ये स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है और इस बार भी उसी के करीब आया है और वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 6500 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। ऑफकोर्स एक बार में कुछ नहीं खरीदा है, पहले यहाँ पर ये जो लेवल है 65 मिनट का लेवल, वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 5700 5500 का जो जोन है यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अल्केम लेबोरेटरीज। 41,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 24 का PE रेशियो है, 34.66 का लास्ट रेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ नजर आता है। स्टॉक फिलहाल हमें 4000 के लेवल से नीचे आकर 3200 तक आता हुआ नजर आया, फिर रिकवरी आई और फिर यहाँ पर ये स्टॉक हमें कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3500 के आसपास है। मूविंग एवरेजेस यहाँ पर एक साथ आते हुए नजर आए हैं, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर। वीकली चार्ट पर भी 50 वीक्स का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर हमें टाइप ऑफ डबल बॉटम भी बनने की कोशिश होती हुई नजर आती है। इस कैंडल में आप देखिए सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और इस कैंडल में भी कोशिश हुई है कि नीचे के लेवल से एक बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई है। तो 3250 का लेवल यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आता है। वीकली RSI 47 चल रहा है, तो फ्रॉथ बिल्कुल भी नहीं है, सपोर्ट के आसपास है। एक अच्छी कंपनी है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी एक साथ कुछ नहीं खरीदना, यहाँ पर भी इस जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि है 3300 का जोन, 30-40 रुपये अप एंड डाउन। दूसरा जो जोन है वो है 3000 के आसपास है, बहुत स्ट्रांग जोन है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। तो इस जोन में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है MCX। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। हम कंटिन्यूसली लार्ज कैप के बारे में बात करते आ रहे हैं। अभी तो फिलहाल वीडियो में तो भले ही एक आध दो स्टॉक के बारे में बात की, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से जब से मार्केट नीचे आ रही है, बहुत से लार्ज कैप, इंडिविजुअल लार्ज कैप्स पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाकर चर्चा किया है। अगर आप लार्ज कैप में निवेश करना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोज को आप रेफर कर सकते हैं। मोस्टली सारे स्टॉक्स जो अपने बाय रेंज हमने बताए थे वो अभी भी वैलिड नजर आते हैं। लेकिन एक स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, MCX के बारे में। 44 का PE रेशियो है, 1581 का लास्ट रेट प्राइस है। फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको ग्रो होते हुए नजर आते हैं। स्टॉक हमें 2000 के लेवल से करेक्ट होकर फिलहाल 1500 के आसपास नजर आता है। एक्चुअली 2100 के भी ऊपर चला गया था और फिलहाल ये स्टॉक 1580 पर ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। टेक्निकली वीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1450 से करके 1500 का जो जोन है, एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिला पिछले 1.5 साल से।
1.5 साल से ये सपोर्ट एज अ स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है और बार बार यहाँ से स्टॉक हमें रिवर्स होता हुआ नजर आया। वीकली RSI 46.01 का वीकली RSI नजर आता है। वीकनेस तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। और ये लेवल अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के बाद ये स्टॉक हमें यहाँ से वापस आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक पिछले 1.5 साल से इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आई है, कंपैरेटिवली स्टॉक हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। और अगर आप यहाँ पर एज अ पोजिशनल ट्रेड खरीदना चाहें तो भी मेरे हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन अच्छी नजर आती है। इतना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, सपोर्ट के आसपास है, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक लंबा टारगेट आप ले सकते हैं। सपोज आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है, तो स्टॉप लॉस आप ये जो सपोर्ट है इसके नीचे ले सकते हैं। ये सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 1480 1450 का सपोर्ट नजर आता है। तो यहां पर आप राउंड फिगर 1420 के आसपास सपोर्ट लेने के बारे में, स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर टारगेट के बारे में बात करें, 2000 का तो टारगेट है ही, लेकिन लॉन्ग रखना चाहें तो मेरे हिसाब से 2500 का टारगेट भी आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहें। तो इस प्रकार से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। और वैसे ही जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो रिस्क कंटिन्यूसली रिड्यूस भी होता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इसलिए है क्योंकि MCX में कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। जिस प्रकार से शेयर मार्केट ट्रेडिंग फिलहाल ही पॉपुलर हुई है, टाइम जाते जाते आपको ये सारी चीज़ें, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये भी थोड़ा फेमस होता जाएगा। इसमें भी लोग एंटर होना पसंद करेंगे, वहां पर वॉल्यूम बढ़ेंगे, तब आपको यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी देखिए स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इतनी फेमस हो गई तो CDSL, BSE इतने सब भाग गए हैं, तो वहां पर अभी आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, वैल्यूएशन का क्वेश्चन नहीं मिलता है। ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुका है, सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है, लेकिन MCX में यहां पर अभी तक इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जो कि एक्चुअली आपको फ्यूचर में नजर आ सकती है। जैसे जैसे ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, ट्रेडिंग को एज अ नोबल प्रोफेशन देखा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी खासी ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। ऑफ कोर्स वेट करना पड़ सकता है, टाइम बहुत देना पड़ सकता है। CDSL, BSE भी आप पहले के चार्ट देखिए कितना ज़्यादा वीक चल रहा था, गिरावट हो रही थी, टाइम लगता है, लेकिन कंपनी अच्छी है। एज ए इन्वेस्टर आप वेट कर सकते हैं, तो इस कंपनी को आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।